गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज है 7 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। देखिए आज गुड मॉर्निंग नहीं हो पाया लेकिन गुड इवनिंग हुआ। मैं दिन भर आज बहुत ज़्यादा बिजी था लेकिन शाम को अभी आपके लिए टाइम निकाल के मैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस लेके आया हूँ। देखिए न्यूज़पेपर के एनालिसिस देखना ज़रूरी है, चाहे मॉर्निंग में देखिए चाहे इवनिंग में देखिए। और मुझे पता आप सब लोग वेट करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आने आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आजकल। बैक टू बैक क्लासेस थी और एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं अभी जो है 15 दिन के लिए नागालैंड जा रहा हूँ कल। तो शायद न्यूज़पेपर के एनालिसिस में थोड़ा डिले हुआ करेगा क्योंकि मॉर्निंग पे वहाँ पे मेरी बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी। तो कोशिश करूंगा कि इवनिंग में आपको न्यूज़पेपर के एनालिसिस मिले, मैं क्लासेस करके जब आऊँगा। हालांकि मैं बहुत थका हूँगा डेफिनेटली, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं एनालिसिस लेके आऊँ। चलिए तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं लोग उनको बता देता हूँ कि हम लोग टेलीग्राम वगैरह पे अगर आपको पीडीएफ पढ़ना चाहते हो न्यूज़पेपर की तो iTube classes_UPSC इस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सर्च वाले जो है उसमें डालना ये टैब में, तो ये आ जाएगा iTube classes_UPSC। एक हमारा पेज भी है, वो पेज पे हम लोग नहीं डाल सकते पीडीएफ क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे जो है यूट्यूब को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना क्योंकि बेल आइकन के बिना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं दोस्तों। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो iTube classes_UPSC इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे भी हम देख मजेदार पोस्ट आपके लिए लेके आते हैं। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली जो खबर है वो आती है हमारे इंडिया चाइना से। तो जीएस पेपर 2 में इसको हम लोग कवर करते हैं, इंडियाज रिलेशनशिप विद द नेबरहुड। तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। देखिए सबको पता है कि काफ़ी समय से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अगर मैं कुछ बॉर्डर लोकेशंस आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये पड़ जाता है आपका गलवान, है ना, गलवान वैली जहाँ पे इशू हुआ था। ये दैपसांग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, हॉट स्प्रिंग में भी प्रॉब्लम थी। ये जो पैंगोंग सो लेक है ये इसका नदन पार्ट है, ये सदन पार्ट है। तो ये कुछ ऐसी जगह थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स थे जहाँ पे इंडिया और चाइना को लेके काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। यहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, जैसे पैंगोंग सो लेक में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे चाइना के जो आर्मी है वो वापस जा चुकी है, इंडिया वाली भी वापस आ चुकी है। दैपसांग लोग में भी यहाँ पे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम अभी नहीं है। गलवान वैली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी पीछे जा चुकी हैं। लेकिन जो हॉट स्प्रिंग है और इसी के पास जो है एक जगह का नाम है गोगरा, ठीक है, हॉट स्प्रिंग और गोगरा। आप यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए एक मिनट लोकेशन ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हॉट स्प्रिंग है और इसके बिल्कुल पास में ही है जगह गोगरा, ठीक है। गोगरा पोस्ट आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे अभी भी चाइना के जो है सोल्जर्स बने हुए हैं दोनों जगह पे। लेकिन अभी जो है 12th राउंड हुआ था, उस 12th राउंड में क्या हुआ, गोगरा पोस्ट से उन्होंने अपने सैनिकों को वापस लेने की बात चल रही है। लेकिन हॉट स्प्रिंग पे अभी भी चाइना के सोल्जर्स, उनकी जो आर्मी है पीएलए वो बनी हुई है। तो ये भी हॉट स्प्रिंग वाला मामला भी फंसता है थोड़ा सा। उसके अलावा एक जगह हो रहा है डेंगचोक, यहाँ पे जो है जगह है जिसका नाम है डेंगचोक। यहाँ पे भी अभी भी चाइना के सैनिक जो है बने हुए हैं, वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए वही है, बातचीत हम लोग कर रहे हैं और लेट्स होप के बातचीत करने से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम यहाँ पे निकाल पाएं। तो यही थोड़ी सी न्यूज़ थी, आपको बस यहाँ की लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि जहाँ पे यहाँ पे अक्सर जो है सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे गलवान वैली है, यहाँ पे पैंगोंग सो लेक है, ठीक है। इस तरफ अक्साई चिन है, यहाँ पे आपका कारगिल आ जाता है, इधर ले आ जाता है। तो इनकी लोकेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए सब दे देते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारे जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमी वाले सेक्शन से कवर करते हैं। आरबीआई, देखिए मैंने कल आपको टॉपिक कराया था कि कैसे आरबीआई के सामने एक पैराडॉक्स हो गया है कि वो इन्फ्लेशन को टारगेट करे या वो ग्रोथ को टारगेट करे। अगर ग्रोथ को टारगेट करते हैं तो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अगर इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो एक बड़ा ही एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। तो जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये कमेटी बैठी थी, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इन्हों को ये जो है 2 मंथ में एक बार होती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या पॉलिसी रेट लेंगे। पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट। जब रेपो रेट कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इंडियन मार्केट में रुपए की जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनली आरबीआई ने जो है मीटिंग की थी, एमपीसी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने इन्फ्लेशन को 6% के आसपास रखा है। मतलब होता क्या है कि जो आरबीआई के जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है वो होता है 2 से 6%। मतलब इन्फ्लेशन 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 और 6 के बीच में रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज़्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से आरबीआई के जो लोग थे वो काफ़ी चिंतित थे। अभी इन्होंने
जो रेपो रेट को पॉलिसी रेट लिया है, पॉलिसी रेट रेपो रेट को बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, ये सब। तो इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने इन्फ्लेशन के टारगेट को 6% के आसपास रखने की कोशिश की है। तो इन्होंने ग्रोथ के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी है, ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो बस ये थोड़ी सी छोटी न्यूज थी, मैं आपको कल कराया था काफी डिटेल में इसके बारे में। अगली जो न्यूज है, अब ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन कभी ना कभी एग्जाम में जो है आपको ये मेंशन करने के काम आ जाएगी। तो जीएस पेपर 1 में आप इसको कवर कर सकते हो सोसाइटी वाले पोर्शन से, और जीएस पेपर 2 में इसको सोशल जस्टिस वाले पोर्शन से कवर कर सकते हो, कास्ट को लेके। ये जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि इंडिया की हॉकी टीम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कटारिया जी, है ना, वंदना कटारिया, जिन्होंने 3 गोल किए थे लगातार, भैया जबरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन ये जो है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो हरिद्वार में रहती हैं ये शायद। तो वहाँ पे इनकी घर के सामने कुछ लोगों ने, हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट, उन लोगों ने आके जो है आतिशबाजी की थी, पटाखे वगैरह फोड़े थे, और इनकी कास्ट को लेके काफी कुछ भला बुरा कहा था। हालांकि उनके खिलाफ जो है फायर हो चुकी है, लेकिन बड़ी ही एक खराब न्यूज़ है ये। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप इतना इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो और यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने की बजाय कुछ लोग कास्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो भैया बड़ा ही एक दुखद घटना है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कुछ समय पहले भी न्यूज़ आई थी कि पीवी संधू की जो है लोग कास्ट सर्च कर रहे थे गूगल पे, सर्च इंजन में बहुत ऊपर आ गया था। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम खराब होते हैं, दुखद होते हैं, और ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो आती है, भैया आपको सबको पता है कि मेजर हमारे यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न था, इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था स्पोर्ट्स में, इसकी अभी जो है नाम चेंज कर दिया है, एंड इट वुड बी रिनेम्ड एज राजीव गांधी खेल रत्न था पहले, तो इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से इसको हम लोग अभी रीनेम कर दिया है मोदी जी ने। मैं तो पर्सनली इस डिसीजन से खुश हूँ, कुछ लोग खुश नहीं हैं। हालांकि अपोजिशन पार्टी वाले वो मतलब ये वो खुल के नहीं कह रहे हैं कि अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, इन बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं इनको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। क्योंकि आपको पता है गुजरात में थोड़े समय पहले सरदार पटेल जो क्रिकेट स्टेडियम था उसका नाम रख के पीएम मोदी, मतलब मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। तो ये भी एक खराब चीज़ है। एक तरफ आप तो वो चीज़ें कर रहे हो, दूसरी तरफ अपने नाम पे ही स्टेडियम का नाम रखे जा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी हैं, पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ पे चलती ही है। अब कल को कांग्रेस सरकार आएगी, वो भी ऐसे ही करती है, बीजेपी सरकार आती है, ये भी अपने लीडर्स के नाम पे ही स्कीम्स चलाती है, तो बड़ी दुखद है। एनीवेज, थोड़ा सा देख लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में। 1992, 91, 91 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। उसके अलावा कई दूसरे लेजेंड्स को मिल चुका है, जैसे सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, धनराज पिल्ले, मैरी कॉम, अर्जुन, बॉबी जॉर्ज, है ना, रानी रामपाल जो हॉकी टीम की कैप्टन है। तो इनको भी काफी ये मिल चुका है अवार्ड। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो अवार्ड दिया जाता है मेजर ध्यान, ये राजीव गांधी खेल रत्न, ये लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है कि पिछले 4 साल में कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे दिया जाता है। लाइफ टाइम के लिए ऑलरेडी हमारे पास ध्यानचंद खेल रत्न है, ऑलरेडी है हमारे पास, जो दुनिया का इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है। पहले वाला जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न होता है। 25 लाख रुपए इसमें कैश दिया जाता है, और उसके अलावा मेडलिन दिया जाता है, और एक जो है पत्र दिया जाता है, मतलब लेटर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें यहाँ पे हैं। और भी थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूज पढ़ सकते हो। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है, और उस दिन इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो बस यही थी आज की इसकी थोड़ी सी न्यूज। आप अपने विचार इसमें जरूर बताएं कि जो हम लोग नाम चेंज किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, वो किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए, थोड़ा सा बता सकते हो। ये चीजें जो है फॉरेन कंट्रीज में भी की जाती हैं, यूएसए वगैरह में, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, वो पॉलिटिकल इश्यूज वहां पे नहीं होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वहां पे देखा जाता है। एनीवेज, अगली जो न्यूज़ है वो टैक्सेशन को लेके मैंने कल आपको काफी डिटेल में करवाया था। इंडिया में जो वोडाफोन को लेके जो इशू था, और कैसे हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, है ना, वो एक लॉ लेके आए थे कि क्योंकि जब उससे पहले हज हुआ करता था, हज को किसने खरीदा था, वोडाफोन ने खरीदा था। लेकिन ये जितनी भी खरीद फरोख्त हुई थी, ये हुई थी इंडिया से बाहर। अब वो एसेट्स तो इंडियन थे, है ना, हज के एसेट्स इंडियन थे, लेकिन इसको खरीदा किसने, वोडाफोन ने। वो खरीदे उसने आउट ऑफ इंडिया से। अब क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ इंडिया खरीदे हैं, इसलिए टैक्स दिया नहीं। तो जब इंडियन सरकार ने उनको बोला कि आपके ऊपर 22,000 समथिंग करोड़ रुपए आपके ऊपर टैक्स बनता है, तो वोडाफोन ने नहीं चुकाए। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया, और ये कहा कि आप लोग टैक्स मत चुकाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कानून नहीं कहता है। तो इस कानून को बाईपास करने के लिए 2012 में प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, कि उन्होंने इंडियन
जो टैक्सेशन लॉ है 2000 उसके अंदर चेंजेस किए थे 61 के अंदर, और उन्होंने कहा था कि वोडाफोन को कि आप पैसा चुकाइए, क्योंकि ये कानून हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव बनाया है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछले समय से 2012 के बाद जो भी डील हुई है इंडिया से बाहर, उन सब का टैक्स आपको इंडिया में चुकाना पड़ेगा। उस समय में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने उस टाइम पे उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव हम लोग टैक्सेशन लॉ लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगी और इंडिया में माहौल खराब होगा। तो अभी जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो इन्होंने क्या किया, अभी 2021 जो ये टैक्सेशन लॉ है, द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है, जिसकी वजह से इन्होंने वोडाफोन या दूसरी कंपनियों को काफी आराम दे दिया है और इनसे हम लोग टैक्स नहीं वसूलेंगे जो 2012 से पहले बनता था। ठीक है, बस यही पूरा मामला था। उसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल भी पास किया है अभी लोकसभा के अंदर, जिसमें लद्दाख रीजन में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है। अभी लद्दाख से 7,000 के लगभग जो स्टूडेंट हैं वो लद्दाख से बाहर पढ़ते हैं हर साल, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब लद्दाख के अंदर बन जाएगी तो ये बच्चे जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है और ऐसा होना भी चाहिए था। लद्दाख को काफ़ी इग्नोर किया जाता है सरकारों के द्वारा, लेकिन पहली बार ऐसा है कि लद्दाख को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है सुप्रीम कोर्ट से। तो जीएस पेपर 2 के आप इसको अंदर कवर कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ है ट्रिब्यूनल्स को लेके, है ना। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, वो क्वासी जुडिशियल्स बॉडी होती हैं। क्वासी जुडिशियल्स मतलब पूरी तरह से जुडिशरी का काम नहीं करती हैं, क्वासी जुडिशियली बॉडी होती हैं। इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो वर्डिक्ट है, जो डिसीजंस हैं, जो जस्टिस डिलीवरी है वो फास्ट हो सके। और ट्रिब्यूनल से अगर आप खुश नहीं हो इनके वर्डिक्ट से तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, है ना। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ लिया है। तो अगर आप ट्रिब्यूनल की बात करें इंडिया में, तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली ट्रिब्यूनल के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। इसको 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। उस रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ट्रिब्यूनल्स की गठन किया गया था इंडिया में। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स नहीं थे, मेंशन नहीं थे। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था, इसके तहत पार्ट 14A ऐड किया गया था और 323A और 323B ये दो नए आर्टिकल्स ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका एक टॉपिक हो सकता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो नॉर्मल हमारे कोर्ट होते हैं और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनके अंदर क्या फर्क होता है। देखिए, कोर्ट और तो पूरे जुडिशरी होते हैं, है ना। ट्रिब्यूनल हमारे क्वासी जुडिशियल्स होते हैं। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते ट्रिब्यूनल्स को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ जो है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी और आईपीसी के तहत काम करता है ना। ट्रिब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, वो कुछ मेंबर जो है वो जुडिशरी से भी हो सकते हैं, कुछ नॉन जुडिशरी से भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें आप लक्ष्मीकांत में ट्रिब्यूनल को लेके आपका एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, वो आप कंप्लीटली जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस जानने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहां से ये डिफरेंसेस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब मामला क्या है, मामला यह है कि इंडिया में ट्रिब्यूनल्स के अंदर भैया बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सरकार उनको वैकेंसी को भर नहीं रही है। तो ये ट्रिब्यूनल का जो पर्पस था वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। ट्रिब्यूनल का पर्पस था कि जस्टिस डिलीवरी करना, फास्ट जस्टिस डिलीवरी करना, ताकि जो कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग पड़े हैं वो कम हो जाएं। लेकिन भैया जब ट्रिब्यूनल के अंदर ही वैकेंसी रहेगी तो वो क्या खाक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर को यही बात बोली है कि आप लोग उन वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरिए। अगर आप नहीं भर सकते तो हमें बोलिए, हम भरेंगे, ठीक है। तो इस टाइम इंडिया में 111 टेक्निकल मेंबर, 110 जुडिशियल मेंबर और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब सरकार भर नहीं रही है तो वो सारी समस्या यहाँ पे हैं। चलिए, अगली जो न्यूज आती है, इट इज अबाउट द मैरिटल रेप। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो जीएस पेपर 1 में आप इसको सोसाइटी से कवर कर सकते हो, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस से भी कहीं ना कहीं कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये आप जो जीएस 2 में लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड से भी कर सकते हो, है ना। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन से कर सकते हो। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप जो होता है वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। मैरिटल रेप का सेंस ये है कि अगर जैसे मान लो हस्बैंड होता है, वो अगर जबरदस्ती वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं उनकी मर्जी के बिना, है ना, तो उसको बोलते हैं मैरिटल रेप। तो ये भी एक जो है डाइवोर्स का लिए क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्पल वगैरह देने के एग्जाम में काम आ जाएगा। आपको पढ़ना है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो आर्टिकल को, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एनीवेज, आज के जो एडिटोरियल में है वो पहला है, पार्लियामेंट वी डिजर्व
तरफ तो मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, तो ये पूरा पॉलिटिकल न्यूज है, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ऊपर से ये जो टैक्सेशन वाला है ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, कल मैंने आपको करवाया था, आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। ये जो अनईजी स्टैंड है आरबीआई वाला, इन्फ्लेशन वाला, ये भी मैं आपको कल भी करवा चुका था, आज भी हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। ओशियन कीपर्स ये आज हम लोग करेंगे थोड़ा डिटेल में, हल्का सा वेट कीजिए 10 मिनट, इसको मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, तो आप ये वाला पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड है, ठीक है, टाइम टू अनलॉक द स्कूल्स। लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले एडिटोरियल पढ़ चुके हैं कि कैसे लॉकडाउन के समय में जो क्लोज स्कूल बंद हो गए हैं उनको खोलने का समय आ गया है और उसको खोलना क्यों जरूरी है, तो ये आप ये पढ़ सकते हो, आइडिया पेज है, रिकमेंडेड है आपके लिए। मेजोरिटी इन माइनॉरिटी ये भी आप पढ़ सकते हो, हालांकि मैंने पहले इसको कवर किया हुआ है किसी ना किसी एडिटोरियल में, बट स्टिल इफ यू हैव टाइम देन यू कैन आल्सो रीड दिस एडिटोरियल, ठीक है। लेकिन जो आज का एडिटोरियल है वो ये वाला एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि नया है, कुछ नया टॉपिक होता है तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए, अगली जो न्यूज है वो तो ट्विटर वाले से आप पहले से पढ़ ही चुके हो कि कैसे नए आईटी रूल्स के अंदर जो सरकार ने चेंज किए थे, उसके अंदर क्या कहा गया था, 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं या ओटीटी भी प्लेटफॉर्म होते हैं, नेटफ्लिक्स जैसे, इनको 3 ऑफिसर्स को इंडिया में अपॉइंट करना था। एक तो करना था ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को, है ना, एक करना था चीफ ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर को, और एक करना था नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर को। इन 3 लोगों को अपॉइंट करना था। फेसबुक व्हाट्सएप ने तो ये कर दिया, ट्विटर थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था, जिसकी वजह से ट्विटर के ऊपर सरकार ने काफी शिकंजा कस लिया था। तो अभी ट्विटर ने फाइनली इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी है। सरकार अभी जो है इसके ऊपर अभी कुछ बोली नहीं है। सरकार कह रही है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहता हूं, उसके बाद जो दिल्ली हाईकोर्ट में अपना रिस्पॉन्स सरकार डालेंगी। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला क्या है, पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में था, बहुत बार इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। अगली जो न्यूज आती है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आती है, ऑलरेडी न्यूज कर चुके हैं तो ये उसका रिवीजन ही है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो 15 मेंबर होते हैं ये बारी बारी सर अल्फाबेटिकली इनके ऊपर प्रेसिडेंसी आती है। इंडिया जो है वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर का एक मेंबर है और अगस्त के महीने में इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ये बॉडी होती है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, ये सबको पता है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के अंदर। तो बस यही है मामला कि अभी जो इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट है तो डेफिनेटली इनकी जो मीटिंग्स होती है यूएनएससी की, इसका एजेंडा भी जो है वो इंडिया ही फिक्स करता है क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है। तो अफगानिस्तान को लेके इंडिया ने अभी यहाँ पे मीटिंग किया यूएनएससी के अंदर और इन्होंने अफगानिस्तान को लेके दुनिया भर को कहा है कि आप सामने आइए, जो वायलेंस होता है अफगानिस्तान वगैरह में उसको दूर करने की जरूरत है। ऊपर से पाकिस्तान को भी इन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया ने डांट लगाई है, कहा है कि इस इंडिया में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट सेफ हेवन्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस करते हैं उनको जो है इमीडिएटली डिसमेंटल किया जाना चाहिए, है ना। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ यहाँ पे बढ़ती है। हम सबको पता है कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान और सरकार के और पाकिस्तान सरकार के और अफगानिस्तान सरकार के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो आपस में झगड़ते रहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है पाकिस्तान को उसको खुल के सपोर्ट करता है और तालिबान के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है। तो वो पूरी पूरी समस्या यहाँ पे है। अगली जो न्यूज आती है वो इकोनॉमी सेक्शन से आती है, तो जीएस पेपर 300 इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इकोनॉमी सेक्शन में देखिए लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है लिक्विडिटी। अगर कभी एग्जाम में आता है कि पेपर में आता है कि लिक्विडिटी हाई है तो इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, लिक्विडिटी कम है मतलब मनी सप्लाई कम है। और जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है, आप इसको भी रिलेशन को समझिए, जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। तो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई की है। तो सीधी समझने की बात है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कंट्रोल होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। तो वही पूरा मामला है। तो अभी क्या है, इंडिया के अंदर जो है मनी सप्लाई काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए आरबीआई जो है मार्केट से पैसा खींचेगी, लिक्विडिटी को कम करेगी। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि 4 लाख करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर जो है हम लोग मार्केट से खींचने वाले हैं। मार्केट से कैसे खींचते हैं, रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, बैंक रेट के थ्रू, कई सारे टूल होते हैं आरबीआई के पास जिनका यूज करके आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो बस अभी आरबीआई ने यही कहा है कि इंडिया के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी जो
अपने टूल्स हैं इनका यूज करूंगा और ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो अभी आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के मूड में है। लेट्स सी क्या होता है, अगले 2-3 महीने में पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या रहेगा। चलिए ठीक है। अगली जो न्यूज आती है वो आती है डिसीजन टू गेट रिव रेट्रो टैक्स। वही रेट्रो टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आईटी टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है, प्रीवियसली टैक्स वोडाफोन वाला इशू है, तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको करने की कोई ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। ठीक है। अगली जो न्यूज आती है वो आती है, देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये वाली न्यूज करा देता हूँ, वर्ल्ड वाली। ठीक है, देखिए लेबनान, हिजबुल्लाह, इजराइल का ये कोई खास न्यूज नहीं है। इजराइल और इजराइल जैसे मान लो यहाँ पे इजराइल है, इजराइल के ऊपर जो कंट्री है ये है लेबनान। अभी इजराइल और लेबनान के बीच में काफी पंगा हो गया है। लेबनान से इजराइल के ऊपर कुछ बम वगैरह गिराए गए थे, उसके रिएक्शन में कुछ एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर। तो ये हमारा इंडिया को डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक आप आपकी मर्जी, आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल न्यूज में तो आपकी मर्जी है, पढ़ भी सकते हो, है ना। उसके अलावा तालिबान वाली न्यूज तो हम लोग बार बार करते रहते हैं, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इसलिए आज कोई इसको करवाने का कोई मतलब नहीं है। अगली जो न्यूज है वो चाइना से है। साउथ चाइना सी को लेकर कई बार मैं आपको करवा चुका हूं। हम सबको पता है कि करियर स्ट्राइक ग्रुप, अगर आप साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो करियर स्ट्राइक ग्रुप है जो ब्रिटेन का, अभी वो साउथ चाइना सी के अंदर टहल रहा है ना। करियर स्ट्राइक ग्रुप, करियर स्ट्राइक ग्रुप के अंदर जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है बहुत बड़ा, उसके अलावा डिफेंडर है, ओफेंडर है, बहुत बड़े, है ना। ऐसे लाम लश्कर होता है जी, बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ये साइड में दूसरे शिप्स होते हैं, यूरेन सबमरीन्स वगैरह होती हैं। तो ब्रिटेन का जो करियर स्ट्राइक ग्रुप है वो आजकल कहाँ है, साउथ चाइना सी के अंदर है। तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो चाइना ने भी जो है साउथ चाइना के सी के अंदर एक ड्रिल की है अपने आप से, ताकि वो इनके ऊपर नजर रख सकें। तो बस यही है, थोड़ी सी न्यूज है साउथ चाइना सी को लेके। साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड रहते हैं, जैसे पार्सल आइलैंड है ना, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। और स्पार्टली आइलैंड है, ये भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो एक बहुत पुरानी न्यूज है ये, बार बार हम लोग इसको कवर करते रहते हैं, तो आई होप आपको ये न्यूज तो पता ही होगा। अगली जो न्यूज है वो हम लोग करते हैं, देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट को लेके करते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए, मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि इस आर्टिकल को आप सेव कर लीजिए हमेशा के लिए अपनी फाइल वगैरह में, गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव कर सकते हो। देखिए आईपीसीसी है ना, आईपीसीसी क्या है भैया, ये है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये क्या करते हैं, ये साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल होता है या यूएनएफसीसीसी की जो भी मीटिंग होती है ना क्लाइमेट चेंज को लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, इनके लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कराता है क्लाइमेट चेंज को लेके। ये पूरी दुनिया को बताता है आईपीसीसी के क्लाइमेट चेंज कितना बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, कहां कहां बढ़ गया है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कराता है ना, उन मीटिंग्स को, ताकि वो प्रॉपर एक्शन ले सके। अभी क्या है, इस आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट वो पब्लिश होगी। 6th असेसमेंट अभी पब्लिश हुई नहीं है, इसका सिर्फ एक ही पार्ट पब्लिश हुआ है, सेकंड पार्ट बाद में कवर होगा इसी साल आखिर में। तो 6th अमेंडमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बोला गया, इससे पहले भी 1990 में, 1995 में, 2001 में, 2007 में और 2004 में, ये 5 रिपोर्ट ऑलरेडी आईपीसीसी जो है वो रिलीज कर चुका है। अभी 6th रिपोर्ट के ऊपर बात चल रही है। तो ये 5 रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बात की गई है आप वो क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आप सेव कर लीजिए। 2014 में जो रिपोर्ट दी गई थी उसके बेसिस पे ही जो है पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने बातचीत किया था। तो पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो भी डिसीजन लिए गए थे वो इस 5th रिपोर्ट के बेसिस पे लिए गए थे। इस 5th रिपोर्ट में कहा गया था कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और N2O जो है, ये पिछले 8 लाख साल में सबसे ज्यादा इनका जो है हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं, मतलब इनको रिलीज कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं। 2007 में आईपीसीसी को जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 6th रिपोर्ट जो इसकी आने वाली है, 1st रिपोर्ट उसमें आ गई है, 2nd रिपोर्ट उसकी आएगी। तो 6th रिपोर्ट के 2 पार्ट होते हैं। तो इस 1st रिपोर्ट जो है वो कैसे डिफरेंट है, 1st रिपोर्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, रीजनल असेसमेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो पूरी दुनिया की तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा रीजनल, जैसे बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या हालत है, पैसिफिक ओशन के अंदर क्या हालत है, अटलांटिक ओशन, तो रीजनल वेरिएशन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये खास बात है इस असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊपर से जो मेजर सिटीज हैं उन सिटीज के बारे में भी आपको बताएगा कि कौन कौन सी जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है उनको क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट करता है। तो ये एक रिपोर्ट है, ये आप इसको मेंशन कर सकते हैं एग्जाम वगैरह में। और आने वाले समय में जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगा वो 6th रिपोर्ट उसका बेसिस होगा, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो 6th रिपोर्ट के बेसिस पे ही लिए जाएंगे। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद के बारे में भी एक आर्टिकल है, थोड़ा आप इनको पर्सनल चीजों के बारे में बता रखा है, अब वो भी इस पे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यही थी आज की न्यूज। उसके अलावा हम जो एडिटोरियल की बात करते हैं, तो एडिटोरियल आज का है ओशियंस कीपर्स के बारे में है।
ठीक है, मिस्टर सी उदय भास्कर जी ने लिखा, बहुत पढ़े लिखे इंसान है भैया, सोसाइटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज के जो है राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इंडिया अभी प्रेसिडेंट है, सबको पता है। तो मिस्टर अब मोदी जी वहां पे जा तो सकते नहीं क्योंकि कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये क्या करने वाले हैं, ये वर्चुअल मीटिंग करेंगे, मतलब जूम ऐप वगैरह पे वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस बार जो मोदी जी का एजेंडा रहने वाला है इस वर्चुअल मीटिंग का, वो रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब होता है ओशियंस की सिक्योरिटी, जैसे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, अटलांटिक ओशन, यहाँ पे जो ट्रेड होती है, जो शिप्स वगैरह जाते हैं, क्योंकि दुनिया का 90% के लगभग जो ट्रेड है वो ओशियंस के थ्रू होता है ना। और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि इनकी प्रोटेक्शन रहे और ये ट्रेड जो है सीमलेस हो सके, पीसफुल हो सके। तो इंडिया का यही यहाँ पे एजेंडा रहने वाला है। और इंडिया की जो सागर इनिशिएटिव है जो मोदी जी ने 2015 में लिया था, ये उसी का एक्सटेंशन है। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, ठीक है, सागर इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, 2015 में लिया गया था। तो ये इंश्योर करता है कि इस पूरी दुनिया में जो भी ओशन के थ्रू ट्रेड होती है भैया उसका प्रॉपर ग्रोथ हो और उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी हो, क्योंकि आज के समय में मैरीटाइम सिक्योरिटी को काफी ज्यादा खतरा है। जैसे अभी अभी पिछले हफ्ते ओमान कोस्ट पे ड्रोन अटैक किया गया इजराइल के एक शिप के ऊपर। अमेरिका और इजराइल, ये ब्रिटेन ये कह रहा है कि इसको ईरान ने किया है, हालांकि ईरान इसको मना कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरनाक सिग्नल है कि कैसे समंदर के बीच में किसी जहाज के ऊपर आप ऐसे ड्रोन से अटैक कर सकते हो। तो ये दर्शाता है कि दुनिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी को कितना खतरा है। उसके अलावा साउथ चाइना सी में जो भी आजकल चल रहा है वो आप समझ ही रहे हो, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको खतरा है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने एक लाइन खींच दी है जिसे कहा जाता है 9 डैश लाइन। चाइना कहता है कि इस 9 डैश के लाइन के अंदर जो कुछ भी है वो उसका ही पार्ट है, इसके अंदर जो भी आएगा, जो भी घुसेगा, उसकी परमिशन के बिना हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए खतरा है, क्योंकि यहां से जो ट्रेड जाती है, यूरोपियन ट्रेड, अमेरिकन ट्रेड होती है, वो यहां से होती है, बहुत सालों से होती आई है। चाइना उसको जो है थ्रेट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को खतरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना सी में नहीं है, इंडियन ओशन में भी है, पैसिफिक ओशन में भी है, अटलांटिक ओशन में भी है। तो ये भी एक जो है खतरे की निशानी है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस मीटिंग में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी यहाँ पे उठाने की कोशिश करेगा। साउथ चाइना सी के बारे में 3-4 दिन पहले मैंने पूरी अच्छी सी एक बढ़िया आपके लिए वीडियो बनाई थी, साउथ चाइना सी में कैसे ब्रिटेन का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको लेके, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा। ये भी आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो भी बड़ा खतरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हम उनको बहुत ज्यादा एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ती चली जा रही है ओशियन वाटर्स में, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। पिछले 200 साल में ऑक्सीजन की मात्रा 3% कम हो गई है। अब ये काफी खतरे की निशानी है। आपको लग रहा होगा सर 3% ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मरीन लाइफ होती है, जो फिशेस वगैरह जो रहती हैं, उनके लिए 3% बहुत बड़ी बात होती है। वो घुट जाती हैं, सफोकेशन हो जाता है, मर जाती हैं। और CO2 बढ़ने से क्या होता है, एसिडिसिटी बढ़ती है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि CO2 ज्यादा होने से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगता है, राइज करने लगता है ओशन सी वाटर। और ऐसा माना जाता है कि 2300 तक, मतलब सन 2300 तक, 2300 तक जो है 17 फीट के लगभग ओशन का वाटर बढ़ने लगेगा। अब हम मान के चलिए अगर 17 फीट बढ़ जाएगा तो मुंबई जैसी तो बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं जो कोस्टल एरिया में हैं, सिडनी वगैरह, ये तो डूब ही जाएंगी। 17 फीट बहुत ज्यादा होता है, तो ये खतरा है। तो इस मामले को भी इंडिया यहाँ पे उठाने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो साइक्लोन्स हैं, जो एक्सट्रीम वेदर होता है, वो भी ज्यादा बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि जो है ओशन का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो एक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ेगी, है ना। उसके अलावा कुछ मुद्दे इंडिया और भी उठाने वाला है इस मीटिंग में, जैसे सी फेयरर्स कौन होते हैं? जो शिप्स होते हैं ना बड़े बड़े, इन शिप्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं। जैसे मान लो एक शिप है वो अमेरिका से चला, अमेरिका से चलते हुए अफ्रीका में पहुंचा, तो ये बड़ा जहाज होता है, बहुत 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 बड़ा जहाज होता है दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो इस जहाज के ऊपर जो लोग होते हैं काम करने वाले, को रिपेयर वाले होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं, कुक होते हैं ना, दुनिया भर का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, उनको जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको बोलते हैं सी फेयरर्स की सिक्योरिटी भी इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार जो क्या होता है, जो लुटेरे होते हैं, जो वो इनको लूट लेते हैं, इनको मार देते हैं, इनको किडनैप कर लेते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। और इंडिया का 10% जो दुनिया में सी फेयरर्स है वो इंडियंस हैं। इंडिया काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है दुनिया भर में सी फेयरर्स में, तो इनकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो मोदी जी ये मुद्दा भी उठाएंगे इस मीटिंग में, है ना।
उसके अलावा जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, ये देखिए हमेशा से ही इंडिया इस बात की सपोर्ट करता है कि इस दुनिया से जो है न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो दूर होने चाहिए, उससे डिसआर्मामेंट की बात करेगा। तो इंडिया डेफिनेटली इस मुद्दे को भी उठाएगा। अब आप बोलोगे सर इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया ऐसा क्यों बोलेगा? इंडिया एक न्यूक्लियर पावर जरूर है, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है ना। इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करता है। इंडिया कभी भी किसी को थ्रेट करने के लिए इसका यूज नहीं करता है। तो इसीलिए इंडिया कहता है कि इस दुनिया में जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री है, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री है, इनके पास यार इनको नहीं रखना चाहिए, है ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह। तो इंडिया हमेशा से ही न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है और इंडिया का यही पक्ष है। तो उसके बारे में भी इंडिया यहाँ पे बात करने वाला है। तो यही था आज के बारे में, थोड़ा मैंने फास्ट करवाया है क्योंकि टॉपिक साथ ज्यादा थे और ये टॉपिक ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। कोई नया टॉपिक नहीं था जिसके बारे में मैं डिटेल में जाऊं, क्योंकि आप अगर आप हमारी एनालिसिस को लगातार देखते हो तो ऑलरेडी इन टॉपिक्स आप फैमिलियर हो, है ना। तो बहुत ज्यादा डीप में इसलिए गया नहीं मैं, डायग्राम वगैरह का आज मैंने यूज कम किया है। आई नो आप रेगुलर स्टूडेंट हो और आपको इन चीजों का पहले से पता ही है, ठीक है। तो यही है। अब फिर से अनाउंस करना चाहूंगा कि अभी मैं 10-15 दिन के लिए नागालैंड जा रहा हूँ कुछ क्लासेस वगैरह करने के लिए। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ी सी इरेगुलर रहेगी, इवनिंग में कोशिश किया करूंगा पोस्ट करने की, बट आप बने रहना क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। वो क्लास का कमिटमेंट था, पीछे लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी, तो दोबारा से वहाँ पे क्लासेस अभी ओपन हुई हैं। तो लेट्स सी के कैसा रहता है वहाँ पे। तो 15 दिन का, अगर आप में से कोई लोग नागालैंड वाले एरिया से हैं तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं डेफिनेटली। आगे आपसे कुछ बातचीत करनी है तो वो भी आप आ सकते हो। तो यही है आज के लिए न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।